आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, मैं यानी कमलेश आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है उस पर आप लोगों को विश्वास ना हो, मगर यकीन मानिए इस घटना को याद करके मेरे रोंगटे तक कांपने लगते हैं। और शायद ये कहानी सुनने के बाद आपका भी यही हाल हो। खैर, दरअसल हुआ कुछ यूँ था। उस रोज़ मैं अपने मामा के घर में गर्मियों की छुट्टियां बिता रहा था। शायद वो मेरी तीसरी रात थी जब मैं, मामा जी और उनका बेटा प्रिंस, हम लोग घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर नेचुरल ठंडी हवा का लुत्फ़ उठा रहे थे। तभी प्रिंस ने मामा जी से कहा, पापा कोई कहानी सुनाइए ना। इस पर मामा जी ने कहा, नहीं, फिर तू डरेगा रात को। इसके बाद भी जब प्रिंस नहीं माना और ज़िद करने लगा, तब मामा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, सुनो कमलेश, तुम भी सुनो। हमारे घर के बगल में जो छोटा सा घर है ना, उसी की कहानी है। आगे मामा जी ने बताया, ये बात आज से करीब 25-30 साल पुरानी होगी। तब भी शायद गर्मियों का ही मौसम चल रहा था। एक शाम मैं आराम से चाय पानी पीकर बिस्तर पर लेटने जा ही रहा था कि तभी घर के दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगा। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि हमारा पड़ोसी जगदीप है। फिर जगदीप बोला, मनोज भाई, बगल वाला बुढ़ा मर गया। इस पर मैं बोला, कब? ठीक है, अब चलो शमशान ले जाने की तैयारी करो। दरअसल वो बुढ़ा हमारा ही पड़ोसी था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। पत्नी पहले ही मर चुकी थी और बेटा कई सालों से लापता था। अकेलापन उस बुढ़े के सर पर ऐसे चढ़ गया था कि उसकी हरकतें दिन पर दिन अजीब होती जा रही थी। राह चलते किसी भी आदमी को मारने दौड़ता, किसी को भी बेवजह गालियां बकने लगता। खैर, मर गया तो अच्छा ही हुआ। फिर हम 3-4 लोगों ने मिलकर अर्थी बनाया और पूरी रीति रिवाज के साथ हम 4 लोग अर्थी लेकर निकल पड़े। वैसे कल सुबह ले जाने से भी होता, पर रात भर लाश के पास कौन बैठेगा, यही सोचकर हम लोग शाम के अंधेरे में ही निकल गए। मैंने अर्थी को सामने की ओर से कंधा दिया था, मतलब जिधर उस बुढ़े का सर था। चलते चलते मैंने एक नज़र आसमान की ओर देखा। काले बादलों ने आसमान को चारों तरफ से घेर लिया था। बीच बीच में बादलों की गर्जन पूरे फिजा में गूंज जाती। तभी मेरे बगल में चल रहे जगदीप ने कहा, भाइयों थोड़ा जल्दी चलो, देखो बारिश आने वाली है। जगदीप ने अभी इतना कहा ही था कि तभी मैंने जिस हाथ से अर्थी को पकड़ा हुआ था, उसी हाथ को किसी ने एकदम से पकड़ लिया। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने ठिठक कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और छुड़ा भी लिया। मुझे लगा शायद अकड़न की वजह से लाश के बदन में हरकत हुआ होगा। यही सोचकर मैंने बात को हवा में उड़ा दिया। अगर बाकियों को बताता तो खामखा वो लोग भी डर जाते हैं। कुछ देर ऐसे ही चलने पर हम लोग शमशान पहुँचे। जैसे ही हम लोग शमशान में दाखिल हुए कि अचानक ही बहुत तेज बारिश आ गई। शमशान में बने एक शेड के नीचे हमने लाश को रखा और खुद भी वहीं खड़े हो गए। उस घने अंधेरे में रोशनी का एकमात्र जरिया शेड की खुट्टी पर टंगी एक लालटेन ही थी। वो भी तेज हवाओं में जूझ रही थी। टीन के शेड पर टिपटिपाती बारिश की मोटी बूंदों के अलावा और कोई आवाज़ मेरे कानों में आ नहीं रही थी। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी, तो मेरे और जगदीप के अलावा और जो 2 लोग आए थे, उन्होंने कहा, तुम दोनों यहीं रुको, हम लकड़ी का इंतज़ाम करते हैं। और इतना बोलकर वो दोनों भींगते भींगते ही वहाँ से चले गए।
बारिश हर पल बढ़ती ही जा रही थी। मेरे और जगदीप के अलावा अब आसपास कोई जिंदा इंसान नहीं था। अभी हम लोग वहाँ खड़े खड़े इधर उधर देख ही रहे थे। तभी जगदीप ने एक दबी सी घबराई हुई आवाज में कहा, मनोज ये लाश हिल क्यों रही है? जगदीप की बात सुनकर उस माहौल में शायद एक बार के लिए कोई भी डर जाता, मगर मैं नहीं डरा। मैं उस धुंधली सी रोशनी में नजरें गड़ाकर उस कफन में लिपटे उस लाश को देखने लगा। लेकिन सब कुछ तो सामान्य ही था। ना तो वो लाश हिल रही थी और न ही कुछ ऐसा वैसा था। सारा कुछ देखने के बाद मैंने जगदीप से कहा, नहीं तो कहाँ लाश हिल रही है? दारू वारू पी कर आया क्या? मेरी इस बात पर जगदीप कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी तेज हवा के झोंके से काफ़ी देर से फड़फड़ाती लालटेन की लौ अचानक से बुझ गई। लालटेन बुझते ही किसी ने मेरे दाहिने हाथ को कसकर पकड़ लिया। तभी मैं बोला, क्या यार जगदीप, इतना भी क्या डरना, हाथ छोड़ मेरा। इस पर जगदीप ने जो कहा वो सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैंने कहा तेरा हाथ पकड़ा है? जगदीप से ये सुनकर मुझे याद आया कि जगदीप तो मेरी बाईं ओर खड़ा था। तभी मुझे ये एहसास हुआ कि वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा है और उस हाथ में जिस तरह का खरखरापन था उससे ये साफ था कि वो किसी उम्र दराज आदमी का हाथ है। मैं ठिठक कर पीछे हट गया और उस हाथ को अपने हाथ से अलग कर लिया। इतने में ही जगदीप ने लालटेन जलाने के लिए अपना लाइटर निकाला। लाइटर की रोशनी में मैंने जब आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था, मगर हाँ, वो जो लाश थी उसके चेहरे पर से कफन हट चुका था। उस बुढ़े के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो मेरे ही ऊपर हंस रहा हो। खैर, जगदीप ने लालटेन जलाया। वो दोनों लकड़ी लेकर अभी तक नहीं आए थे। थोड़ी देर पहले की बात अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी जगदीप बोला, सुनना, तू रुकेगा यहाँ पर? आज सुबह से ही पेट ठीक नहीं है, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। उस वक्त मैं कहीं ना कहीं डरा हुआ तो था, लेकिन अगर मैं अपना डर जाहिर करता तो डरपोक किस्म का जगदीप भी मेरा मजाक उड़ाने लगता। इसलिए मैंने अपना डर छिपाते हुए जगदीप को हाँ में इशारा किया। मेरे से हाँ का इशारा पाकर जगदीप शमशान से निकलकर खेतों की ओर चल दिया। उस वक्त मेरा डर कई गुना बढ़ गया था, क्योंकि ठीक मेरे सामने एक लाश पड़ी थी और शायद पूरे शमशान में मैं अकेला ही था। आसपास का सन्नाटा और अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर काटे जा रहा था। मैंने सोचा अगर लाश की ओर नहीं देखूंगा तो डर कम लगेगा, मगर कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को ना देखना चाहें तो बार बार आपकी नज़र उसी पर जाती है। भूले भटके मेरी भी नज़र उस लाश पर जा ही रही थी। तभी मैंने देखा उस बुढ़े का चेहरा धीरे धीरे मेरी ओर घूम रहा है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता हंसी में तब्दील हो रही थी। इतना सब देखने के बाद मैं वहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सका और भागकर शमशान से बाहर निकलने लगा। अभी मैं उस बूढ़े की लाश को देखते हुए भाग ही रहा था कि तभी मैं किसी से टकराकर जमीन पर गिर गया। आगे मुड़कर देखा तो वही दोनों आदमी थे जो लकड़ी लाने गए थे। फिर मैंने उन दोनों को पूरी बात बताई, लेकिन दोनों में से कोई भी मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। खैर, हमने लाश का दाह संस्कार किया और घर आ गए, मगर आज भी उस बूढ़े की आत्मा गांव में भटकती रहती है। मामा जी की कहानी खत्म होते ही अंदर से खाने का बुलावा आ गया।
प्रिंस भागकर अंदर चला गया। प्रिंस के जाते ही मामा जी ने मेरे से कहा, कमलेश कहानी कैसी लगी? अच्छा सुनना, असली में देखेगा उस भूत को। इस पर मैंने कहा, क्या सच में? पर कहाँ मामा जी? इस पर मामा जी ने हमारे घर के बगल में जो एक छोटा सा खंडर जैसा घर था उधर इशारा किया और कहा, आज रात को तू मेरे साथ उठना। फिर मैं और मामा जी अंदर आ गए और खाना पीना करके सो गए। ठीक आधी रात को मामा जी ने मुझे उठाया और मुझे लेकर घर से बाहर आ गए और इशारा करके उस छोटे से खंडर घर की ओर देखने को बोला। मैंने आंख मलते हुए जब उस घर की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस घर की छत पर पैर लटकाकर कोई बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था। अंधेरे में उस आदमी का चेहरा तो नहीं दिखा, मगर हाँ, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। फिर तुरंत ही मामा जी ने मुझे अंदर लेकर आ गए। मैं ये सब देखकर बहुत डर गया और फिर कभी भी अपने मामा के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी कमलेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।